यही है ना 25। क्या है न्यूज में इस वीक में जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए था? तो विश्व कप में पुरुष तीरंदाजी टीम ने जीता ऐतिहासिक स्वर्ण। ये वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके साथ गठबंधन से नाराज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा। ये वाला नहीं है, ये वाला है। विश्व कप में पुरुष तीरंदाजी टीम ने जीता ऐतिहासिक स्वर्ण। तो इस न्यूज को पढ़ना है कि 14 वर्ष बाद भारतीय पुरुष टीम ने रिकर्व स्पर्धा में प्राप्त की ऐतिहासिक जीत। ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर देश को दिलाया 5वां सोना। मैंने वैसे देश को हराया है जो ओलंपिक में गोल्ड जीत चुका था। भारत ने कंपाउंड्स पुरुष, महिला और मिक्स्ड टीम के साथ महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता था स्वर्ण। तो इस न्यूज को पढ़ेंगे और वैसे भी बीपीएससी में थोड़ा स्पोर्ट्स पे ध्यान देना होता है। 3-4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से होते हैं, तो पढ़िएगा। इस न्यूज को भी मतलब ध्यान रख के जाना है। नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाए, नहीं भी नोट्स बनाते हैं, एक बार न्यूज पढ़ भी लेते हैं तो फिर मैगजीन है, प्रेडिक्शन है, कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होती ही होती हैं। तो एक बार पढ़ लिया, फिर कहीं दूसरा बार पढ़ने को मिल गया तो वो चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो आपके दिमाग में, जहन में रहेगा। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाजों ने 4 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। ये पिछली ही न्यूज से संबंधित है, तो इस न्यूज को भी आप इस न्यूज को भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीयों का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है तीरंदाजी विश्व कप में। तो तीरंदाजी विश्व कप पे आपको ध्यान रख के जाना है, प्रश्न आ सकता है। कोविशील्ड के दुष्प्रभाव को स्वीकृति को लेकर मंत्रालय सतर्क। देखो, दवाई कोई भी हो उसका साइड इफेक्ट तो होता है। पैरासीटामोल भी बहुत सेफ दवा माना जाता है, उसका भी किडनी पे, लीवर पे साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार आपने टीका लिया है तो टीका का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते इस चीज से। लेकिन एक बात इसमें आपको ध्यान देने योग्य है कि पैरासीटामोल या कोई अन्य दवाई, इस तरह की दवा आप जो खाते हैं, ये बीमारी होने के बाद खाते हैं, कपार में दर्द होने के, बुखार होने के बाद खाते हैं। लेकिन टीका वो चीज होता है कि आप स्वस्थ रहते हैं तब दिया जाता है, नहीं। और उसका भी रिएक्शन हो सकता है 2 दिन 3 दिन में हो, 3-4 दिन में हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अब 1-2 साल के बाद अगर ऐसा लगता है कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई है आपके बॉडी के अंदर, तो उपवास करें, सप्ताह में 1 दिन खाना ना खाएं। और उपवास कितना बढ़िया चीज होता है, ये आपसे बेहतर हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि 1 दिन का उपवास जो चाहे जिस भी भगवान को मानता है उसके हिसाब से रख सकता है, या फिर ऐसे भी स्वास्थ्य के हिसाब से भी, हेल्थ के हिसाब से भी देख के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत साइड इफेक्ट है भाई, है ना, लेकिन अब इसकी वजह से कोविशील्ड चर्चा में है, तो करेंट में आपको यही प्रिडिक्ट करके जाना कि ब्लड क्लॉटिंग का मामला है। ब्लड क्लॉटिंग अगर होगा, ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपको प्रोथ्रोम्बिन जैसे जो प्रोटीन है उनको क्या करना चाहिए, देख के जाना चाहिए, जो विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉट करवाता है, जिससे कि बहाव क्या हो जाए, रुक सके। तो बार बार इसमें प्रोथ्रोम्बिन आया है, ठीक है। और आप लोग को बायोलॉजी के क्लास में हमने प्रोथ्रोम्बिन के बारे में क्या किया है, पढ़ाया भी है। तो वो सब आपको लिंक करके, पेपर भी पढ़ोगे तो वो सबसे लिंक करके इसे बताया गया है, ठीक है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दुष्प्रभाव को लेकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका की स्वीकृति को
लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है। अब विवाद तो चला है इंग्लैंड से, वहीं से ना मुद्दा पूरे विश्व में स्प्रेड किया है। खून के थक्के जमने वाले दुर्लभ बीमारी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के गंभीर मामले सामने अभी तक नहीं आए हैं, ये कहने का यहाँ पे मतलब है, लेकिन फिर भी इसके मामले हैं। गंभीर मामले का मतलब ये है कि टपक रहा हो लोग, स्थिति कोरोना काल की तरह हो जाए कि हर एक महीना में माने या उसका रेशियो बढ़ जाए कि रोज लोग 100 लोग 200 लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये मामला निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन साइड इफेक्ट से इनकार किया नहीं जा सकता। तो एक बार इस न्यूज पे भी बिल्कुल खबर रखने की आवश्यकता है। टीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में पुनः एक बार प्रश्न आ सकता है, क्योंकि कोविड के बाद हर पीसीएस ने मेंस में कोविड की बीमारी से संबंधित प्रश्न मेंस में पूछा था, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे अदर पीसीएस हो। बीपीएससी का भी मेंस का क्वेश्चन बैंक निकालेंगे तो वहां भी क्या है, कोविड से मेंस में प्रश्न आया हुआ है, तो ऐसे ही आता है। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों में रुकावटें एक तरह का छिपा हुआ वीटो है 12। तो फिर से आपका सुरक्षा परिषद को लेके ये न्यूज आया है, और सुरक्षा परिषद तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट न्यूज होता ही है, उससे संबंधित कोई चीज आ जाए तो। लेकिन पढ़ने के क्रम में सुरक्षा परिषद तो ध्यान रखिए 5 अस्थायी सदस्य देशों के साथ वो गठित संस्था है। उसमें जब आप पढ़िएगा उसी अस्थायित्व को के अंदर भारत भी आने का प्रयास कई वर्षों से कर रहा है, जिसमें चाइना जैसा देश क्या लगा देता है, बार बार वीटो लगा देता है। और इसमें पढ़ने क्रम में एक नाम आया जिसको हमने कहा कि आपको तरफ, जिसे रुचिरा कंबोज। ये पहले भी आपको कहीं ना कहीं न्यूज में या ऐसे हमने चर्चा जरूर किया होगा, क्योंकि इतना दिन से न्यूज वाला क्लास चल रहा है, पेपर वाला, तो कभी ना कभी ये नाम और भी आया ही होगा किसी ना किसी रूप में। राष्ट्र में मैंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थाई प्रतिनिधि एवं राजदूत रुचिरा कंबोज। तो सवाल आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज। ध्यान रखेंगे, ये नाम ध्यान रखेंगे, बाकी तो संस्था आपको ध्यान रखना चाहिए ही। बात समझ में आ रही है? तो ये न्यूज भी आपको पढ़ना है। फिर फटा माउंट रुवांग ज्वालामुखी। मैं ये नहीं कहता कि माउंट रुवांग आपसे पूछ देगा, माउंट रुवांग ना पूछ के हो सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन आइलैंड पूछ दे, कैसा आइलैंड है। आपसे नरकोंडम पूछ दे, आपसे मौना लोवा पूछ दे, है ना, एटना पूछ दे, माउंट एटना। तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह की चीजों को कनेक्ट तो हम लोग करते ही हैं या फिर प्रिडिक्शन में करेंगे ही। लेकिन इससे बार बार यहां से न्यूज आ रहा है ज्वालामुखी विस्फोट का। तो आपके एटलस में साउथ ईस्ट एशिया का एक मैपिंग है, साउथ ईस्ट एशिया का, जिसमें इंडोनेशिया जैसे, मलेशिया, म्यांमार इत्यादि देशों के बारे में पढ़ते हैं, लाओस वियतनाम पढ़ते हैं ना। उन देशों के अलावा जो जो समुद्री सी है, जैसे सुलावेसी, सिराम, सुलू, बांडा, है ना, और छोटे छोटे आइलैंड, एक बार उस पर नजर रखिएगा, ठीक है? नजर रखिएगा और या फिर प्रश्न ढूंढिएगा कि उस क्षेत्र से कौन कौन से प्रश्न आए हैं साउथ ईस्ट एशिया से। पूछ देगा निम्न में से किस क्षेत्र में सिराम सी है, और दे देगा साउथ ईस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में, आपको दे देगा बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में, या फिर ये विकल्प दे ही नहीं, सीधे दे दे विकल्प आपको कहा उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के एरिया से, है ना, और हवे ना लगे श्री राम सी कहाँ है। इसीलिए पढ़ाई को अगर अपने मन से रिवाइज नहीं करते हैं तो पेपर पढ़ते समय भी रिवाइज करने का क्या करें, प्रयास करें।
आप औपचारिकता हर जगह निभाइएगा तो काम नहीं चलेगा। आपका पेपर पढ़ना और आपके पापा का पेपर पढ़ना, दोनों में फर्क होना चाहिए। ठीक है। अब आप सुबह 7 से 8 में देख लीजिए, सप्ताह में एक दिन क्लास हम देते हैं एनसीईआरटी का। जिनको मेंस का बहुत उबाल है उनको उस बैच को में आके बैठना चाहिए। बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? ध धकेलाएंगे, ध धकेलाएंगे कि आपका मिजाज भी बहुत डिपेंड करता है। हम खुद ही इतना छितराए रहते हैं कि सोच नहीं पाते कि क्या करें क्या छोड़ें। हम खाली पीटी कनेक्टिविटी के लिए एनसीईआरटी का क्लास दे रहे हैं। 11वां क्लास का पूरा किताब ज्योग्राफी का लग रहा है कि वो मेंस का नोट्स है यूपीएससी या बीपीएससी का, भले पतला है। तो हम जब क्लास कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम तो आंसर लिखवाएंगे ही। इस प्रश्न को लिखिए, पढ़ के आए हैं चैप्टर तो इसको लिखिए। तो प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए वो एक काम है कि नहीं है? तो यानी कि जो आपका वो 7 से 8 वाला बैच है, पीटी का प्रीवियस ईयर भी हो गया और एनसीईआरटी के माध्यम से पीटी और मेंस, पीटी का भी काम। अब उसमें पढ़ा कि अरबियन माने जो आपका नदियों का अपवाह तंत्र है, समस्त भारत की नदियों का जल का 77% बे ऑफ बंगाल में और 23% गिरता है अरबियन सी में। यही सवाल पूछ देता आपसे, पीटीए में पूछ देता कि भारत की समस्त नदियों का कितना प्रतिशत जल बे ऑफ बंगाल में गिरता है। अब विकल्प दे देता 20%, 50%, 73%, 77%। तो आप यही ना कहते कि पता नहीं कहां से आप पूछ दिया है। 3 ही तरीके से हम पढ़ाते हैं, क्लास, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर। और इस सब पे आप काम करते रहे प्रेशर से भी, अपने मन से नहीं तो प्रेशर से। तो इसके लिए क्लास दिया जाता है, क्विज करवाया जाता है, ताकि आप पे प्रेशर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उसी बहाने आप करके आए। तो इतना तो टीचर करबो नहीं करता है जितना हम लोग लगे हुए हैं। तो आपको उस चीज को समझना है, देखना है। अब काम तो बड़ी इंटरेस्टिंग है नहीं। अब टॉपिक दे देंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में लिखिए, ये कोई इंटरेस्टिंग काम थोड़ी है, ये तो कम में बोरिंग है। तो हर चीज हम यहाँ पे तो कहिए तो यहाँ पे आ जाए घुंघरू बांध के और नाचना शुरू कर दें और मेरा नाच देखिए और ताली बजा के चले जाइए। रोज कहिए तो वही काम करें, आप लोग को इंजॉय होगा, मजा आएगा। लेकिन जैसे ही हम आपको एक क्वेश्चन दे देंगे लिखने के लिए, बोरिंग क्या हो जाएगा, शुरू हो जाए क्या लिखने के लिए दे दिए। अभी जो बॉडी लैंग्वेज आएगा ये इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज तो नहीं है, ये कमुआ इंटरेस्टिंग है, ये नहीं है। और आप हर जगह इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। 30 सेकंड का रील है कि 365 दिन की पढ़ाई। बोलिए, ये पढ़ाई जो है 30 सेकंड का रील है कि 365 दिन का है? हाँ, तो 30 सेकंड के रील देखने में मजा आ सकता है, टेबल कुर्सी पर 365 दिन लगातार 10 घंटा पढ़ना ना, ये बहुत मजा वाला बात नहीं है, बहुत टेंशन वाला बात है। तो केवल यही न्यूज पढ़ के जाइएगा तो हो सकता है काम ना आए, लेकिन इस न्यूज को बार बार यहाँ से न्यूज उठने की वजह से उस जगह पे जाकर अपनी पढ़ाई को रिवाइज कीजिएगा, तो इससे क्या आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, थोड़ा सा काम भी होगा, लगेगा कि रिवाइज भी हुआ। देखिए, ये फोटो इसलिए दिया गया कि पेपर पढ़ते समय इसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि देहरादून में बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ का, देहरादून का। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है, देहरादून। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह का फोटो देखने के बाद बुढ़ारियों में लगता है कि गुड्डा ही है। नहीं, गुड्डा समझते हैं, मैंने वैसा लगता ही एकदम, कोई हरकत नहीं। फोटो में वैसे कोई हरकत नहीं होता, उनके निजी जीवन में भी कोई हरकत नहीं था, एकदम
चलते समय भी हरकत नहीं था, नहीं क्या मतलब थे ये, क्योंकि बहुत सुलझे हुए आदमी थे। तो ये अतीत के आईने से है, ये करेंट नहीं हो सकता, लेकिन पेपर में छपा है अतीत के आईने में कुछ ऐसा न्यूज है जिसको आपको एक बार रिकॉल करना चाहिए। परमाणु समझौते पर इस्तीफा देने को तैयार थे मनमोहन सिंह। ये निश्चित रूप से जो मामला 2006, 7, 8 में हुआ था, परमाणु डील जो अमेरिका के साथ, उसको लेके था, तो हम लोग तो उसमें बहुत विवाद हुआ था। तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अतीत के आईने वाले न्यूज को, ठीक। कॉलेजियम के खिलाफ याचिका ठुकराई। 3 चीज के लिए ही कॉलेजियम बनता है, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, और तीसरा कॉलेजियम बनता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो इस कॉलेजियम व्यवस्था जो है ना, हमेशा से एक विवाद का क्या रहा है, देश में विषय रहा है। इससे संबंधित अगर न्यूज पढ़ेंगे तो आपके पीटी में, मेंस में, दोनों स्तर पे क्या हो सकता है, काम हो सकता है, आपको अप टू डेट कंटेंट्स मिल सकता है। तो इसको भी आपको पढ़ना होगा, जिसमें किसी चीज पर, जब संविधान पीठ किसी चीज पर एक बार फैसला सुना दे तो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं होता। एक बार सुप्रीम कोर्ट सुना दे तो इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। आप लोग क्लास में भी पढ़ते हैं। न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को 17 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक करार दे दिया था। याद होगा आप लोग को सेमिनार क्लास, ठीक है, सेमिनार क्लास का वीडियो आज भी कॉलेजियम सिस्टम पे सेमिनार क्लास दिए थे, आज भी यूट्यूब पे क्या है, अपलोड है। एनडीए सरकार कॉलेजियम प्रणाली को हटाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक पारित किया था। ये सब आपको पूछ सकता है कब पारित किया था, कब कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। मोदी जी आते ही ये काम किए थे, इस अधिनियम को पास किया था, और सुप्रीम कोर्ट अगले ही साल इसको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। ये सब नहीं चलेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी कि न्यायिक व्यवस्था पर भी अपना क्या रखे, नियंत्रण रखे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने इसके लिए 6 सदस्यों वाली एक संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य बनाने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस सब का कहना है कि नहीं, हम लोग अपना कॉलेजियम बनाएंगे और अपने हिसाब से क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। सरकार का कहना था कि हमारे सिस्टम से जो ये व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था से भाई भतीजावाद क्या होगा, खत्म होगा। न्यायिक प्रणाली में भी होता है, वहां भी इस तरह का केस देखने को मिला है। तो ये आपको न्यूज पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, एक संवैधानिक संस्था को लेके आपका न्यूज अप टू डेट होता है और आपकी जानकारी में थोड़ा सा क्या होता है, इजाफा होता है। तो जरूर इन सब न्यूज पे ध्यान दें। इसको आप बेमतलब का न्यूज समझ के स्किप ना कर दें। चुनाव आयोग से संबंधित न्यूज आ जाए, कॉलेजियम से संबंधित आ जाए, न्यायिक प्रणाली से संबंधित आ जाए, तो उस पर विशेष नजर देख के आपको पढ़ना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा युगे युगीन, ध्यान रखेंगे, दिल्ली में बनेगा ये युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में 8 विषयगत खंड बनाए जाएंगे, जो कि भारत की 5000 वर्षों की कहानी बताएंगे। नहीं, हम भी अगर मिथिला से लीडर होते ना, और मिथिला के समस्त मुख्यमंत्री नहीं होते बिहार के, कम से कम समस्त सीटों पे, विधानसभा सीटों पे अपना नियंत्रण होता, तो पावरफुल आदमी हो जाते।
पावरफुल हो जाते तो हम भी कहते कि वो दरभंगा में युगे युगिन टाइप का हम भी वो संग्रहालय बनाएंगे, जिसमें मिथिला का जो अस्मिता है, अतीत है, ठीक है, खाली मिथिला पेंटिंगे नहीं है, खाली मिथिला पेंटिंग के साथ साथ खाली मखाने नहीं है, खाली दहिये चूड़ा नहीं है, आम चूड़ा, और भी कुछ है। वहां की जो राजनीतिक सिनारियोज हैं उससे संबंधित कर्नाट वंश, उससे पहले के वंश, ओइनियर वंश इत्यादि के स्मिताओं को हम वहां पे जीवंत करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और मिथिला के लोगों को अपने संस्कृति के प्रति उनकी जानकारियों में और इजाफा करने का क्या करते हैं, प्रयास करते, जिस जानकारी के लिए हमें किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। किताब पढ़ के तो कुछ लोग अपनी संस्कृति को ठीक से जान पाते हैं, लेकिन इस तरीके से माहौल क्रिएट करने से बच्चा बच्चा अपनी संस्कृति के प्रति क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। नहीं, उसके लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। न्यूज पढ़ेगा, संग्रहालय में जाएगा घूमने, तो बिना किताबें पढ़ ले क्या हो जाएगा, उसको अपने क्षेत्र का एक बेहतर जानकारी हो जाएगा। तो सबको, सब लोग जाके पीसीएस का एग्जाम में नहीं ना देंगे जी। कुछ माहौल ऐसा बनाइए कि अपनी संस्कृति को ठीक से जानने के लिए पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता न पड़े। अगर नहीं हो पढ़े लिखे हैं तो वो माहौल ऐसा है कि हम क्या करेंगे, अपनी संस्कृति को जान जाएंगे। लेनिन को जानने के लिए, सिकंदर का नाम सुनने के लिए आपको स्पेशल किताब पढ़ना पड़ा था कि आम बोलचाल की भाषा में सिकंदर महान, सिकंदर महान आपके मुंह पे ऐसा था कि आप सिकंदर को जानते थे लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं जानते थे, क्योंकि आम जुबान पे कौन है, सिकंदर। चंद्रगुप्त मौर्य बना आपके आम जुबान पे जो सेल्यूकस को हराया था, नहीं। तो कुछ चीजें ऐसे पढ़ाई जाती है, ऐसे लाया जाता है समाज में कि वो आपके लिए दंत पे आ जाए, आपके जुबान पे आ जाए। तो वही चीजें बिना किताब पढ़ ले भी लोग, बच्चे सिकंदर को जान जाते हैं, लेकिन बिना किताब पढ़े हम चंद्रगुप्त मौर्य को कह नहीं जान पाते, जो मगध को क्या किया था, एक किया था, अखंड भारत का सपना पूरा किया था। किताब पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं तो अब जानते हैं, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम में हम लोग अंतर नहीं कर पाते। तो ये निश्चित रूप से युगे युगीन पे नजर रखें, पढ़िएगा तो इसमें भी बहुत सारे आपको न्यूज यहां से समझ में आएंगे। वैसे युगे युगीन नाम ध्यान रखिएगा। चालू वित्त वर्ष में 6.6% रह सकती है भारत की विकास दर। आरबीआई ने अनुमान लगाया 7%। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने 7%, फिंच रेटिंग 7, आईएमएफ 6.8, एसएनडीपी ग्लोबल 6.8 और मॉर्गन स्टैनले 6.8। इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आरबीआई, एडीबी और आईएमएफ, ठीक है, इन तीनों में से किसी का भी अनुमान पूछा जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि आरबीआई और एडीबी का सेम है और आईएमएफ का थोड़ा सा क्या है, कम है, 0.2 कम है, समझे। तो ये आंकड़ा, अगर आंकड़ा इसे पूछता है तो अगर आरबीआई और एडीबी पूछेगा तो सेम में है। आईएमएफ का क्या है 6, बाकी की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, जाता भी नहीं है। वोट किसको गया बताती है वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म ध्यान रख के जाइएगा, और इसमें इतना बेसिक जानकारी दिया है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो मान लीजिए वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछ दे तो एग्जामिनेशन सेंटर में मुंह बाके नहीं ना आइएगा। ये वेरीफाई करता है आपके वोट को जहां डाल रहे हैं, नहीं। तो इसको पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत विवाद का विषय बना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग तो खुद ही एक स्वतंत्र संस्था है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और अफवाहों पर हम लोग सुनवाई नहीं करते। आप एविडेंस लाइए, बात लाइए, हम आपके बात पे विचार करेंगे। वो तो खुद ही एक स्वतंत्र संस्था है, उसके आंतरिक मामले में क्यों हस्तक्षेप मैं करूंगा, ठीक है। अब
राजनीति सत्ता में नहीं आता है लोग तो चिल्लाना शुरू कर देता है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल आए कि नहीं आए, अब उसको लेके तमाशा बनाते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो वही बात है, तो हो सकता है अगर कुछ होगा भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए निर्वाचन आयोग है, वो बात को समझेंगे। अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो लेके आइए, अफवाह पे हम विचार नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसी के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि अफवाहों पे विचार करते रहें, और हम आपको इसमें कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि आप पूर्वाग्रह के शिकार हैं, और पूर्वाग्रह व्यक्ति को हम लोग कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है ये, तो इसे पढ़ लीजिएगा। पहली बार नागालैंड में इस्तेमाल हुआ था। पेपर में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन बहुत मिलते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जो आपको नोट्स में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना लोगों के पास फुर्सत नहीं है। आजकल लोग अपना मटेरियल भी बना रहे हैं ना, तो गूगल फूगल का सहारा लेके क्या कर रहे हैं, कट पेस्ट करके बना रहे हैं। इतना लोग नहीं बैठा है कि पेपर का कटिंग निकाल निकाल के एक मैटर तैयार कर ले करेंट का। ध्यान रखेंगे। हाइड्रो पावर के लिए लाई जाएगी अलग नीति, इसको भी ध्यान रखिएगा। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता में विस्तार के लिए अलग से नीति लाने की भी तैयारी की जा रही है। सरकार वर्ष 2020 तक रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता को 5 लाख मेगावाट तक ले जाना चाहती है। तो ध्यान रखिएगा, अभी रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता 1.75 लाख मेगावाट से अधिक हो चुकी है। तो 2020 तक कहां तक ले जाने का अनुमान है, 5 लाख मेगावाट तक, जो आपको हाइड्रो पावर के लिए। तो इसके लिए अलग नीति बनेगी, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। न्यूज में एक बार पढ़ना चाहिए। हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट। ये वही बात है जो हम अभी आपको क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। ये इसलिए दिया गया है, ये देखिए ऑडिटोरियल पेज से है। अब इसको एक एक पढ़ के सुनाने से बेहतर है कि आप इस ऑडिटोरियल को 24 अप्रैल के पेपर जनसत्ता का है, पढ़ लेना है। ठीक है। एक और था लेख इसमें, एक और लेख था कोविशील्ड से जो इसमें नहीं आ पाया है, कि कोविशील्ड की अफवाहों से, जो अफवाह उड़े हैं उससे बचिए और ठीक से उसका जानकारी रखने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। इस पे लेख दिया गया है, उसको लेख को पढ़ने के बाद आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमें अफवाहों से भी बचना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे अफवाहें बहुत परेशान करती हैं लोगों को, और इतनी अफवाहें तो ऐसी होती है कि शेयर बाजार क्या होता है, गिर जाता है। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो चिंता का विषय है, ज्यादा नहीं है तो उतना हर दवाई का साइड इफेक्ट शरीर पे होता है। ठीक है, खान पान पे ध्यान रखिए। अभी रिपोर्ट पे जांच, अभी खुद अपना हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना मंत्रालय है, वो करेगी, और आने वाले 2-4-10 दिनों में चीजें और क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज इतना ही।